वो मंदिर से पूजा करके निकले ही थे कि अचानक हत्यारे ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। देखते ही देखते गोलियों ने अपना काम कर दिया। हत्यारों ने ली गई सुपारी का फर्ज ज्यादा कर दिया। बड़ी जल्दी ही यह घटना पूरे देश की सुर्खियां बन गई। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और बॉलीवुड के गलियारों में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का खौफ पसर गया। अपने जमाने में कैसेट किंग के नाम से फेमस गुलशन कुमार ने म्यूजिक इंडस्ट्री में जिस मुकाम को हासिल किया वो दूसरों के लिए सपना हो सकता है, लेकिन गुलशन कुमार उन लोगों में से थे जो दूसरों के सपने को पूरा करते थे। तो क्या उनकी हत्या में कोई अपना शामिल था? आखिर क्या कारण है कि उनके हत्यारों को सजा नहीं मिल पाई? चलिए जानते हैं इस मामले की एक एक सच्चाई। आज की तारीख में टी सीरीज यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले चैनल्स में से एक है। 200 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने वाला यह यूट्यूब चैनल जितना आज पॉपुलर है, टी सीरीज उतना ही पहले भी था। म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ा नाम था टी सीरीज। टी सीरीज की शुरुआत करने वाले गुलशन कुमार को कैसेट किंग कहा जाता था, क्योंकि म्यूजिक के बिजनेस में उनके आइडिया ने जो रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, उसने इस फील्ड में एक हिस्ट्री बना दी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गुलशन कुमार एक दिन अपने पिता की जूस की दुकान से निकलकर म्यूजिक की दुनिया में बेताज बादशाह बन जाएंगे। दोस्तों, ये वो दौर था जब सस्ते म्यूजिक कैसेट को मार्केट में लाकर गुलशन कुमार ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ने शुरू किए। उस समय जो गाने रिलीज होते थे उनमें से 65% गानों के राइट्स टी सीरीज खरीद लेती थी। इसके अलावा वो सिंगर जो सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, उनको अपनी कंपनी के जरिए लॉन्च करके स्टार बना दिया था, जिनमें कुमार शानू, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम जैसे कलाकार शामिल हैं। दोस्तों, गुलशन कुमार का पूरा नाम गुलशन दुआ हुआ करता था। दिल्ली के दरियागंज इलाके में इनके पिता जूस बेचा करते थे और ये भी अपने पिता के साथ उसी दुकान में जूस बेचा करते थे। फैमिली बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थी, लेकिन घर चल रहा था। इसके बाद गुलशन कुमार का ध्यान संगीत की तरफ गया। बाजार में बिकने वाली म्यूजिक कैसेट पर गया, जो उस दौर में 25 से 30 रुपए की मिला करती थी। वो म्यूजिक कैसेट्स बेचने के साथ साथ टेप रिकॉर्ड जैसी चीज रिपेयर भी करते थे। इसके बाद इन्हें ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी ही कैसेट बनाया करें। बस यही विचार उनको इस धंधे में लेकर आया। उन्होंने नोएडा में अपना एक स्टूडियो भी बनाया और संगीत की दुनिया में अपने सफर की शुरुआत की। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में, स्टोरी में आगे। गुलशन कुमार की कंपनी जो कैसेट्स बनाती थी, उसकी बाजार में कीमत 10 के आसपास हुआ करती थी और उनके धंधे का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि जहां दूसरी म्यूजिक कंपनियां बड़े बड़े सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर काम करती थी, वहीं गुलशन कुमार पब्लिक के बीच नए नए टैलेंट की तलाश करते थे। उनसे गाना गवाकर अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाते थे और फिर उनकी कैसेट्स मार्केट में मिलकर बेचते थे। उन्होंने भक्ति के गानों से शुरुआत की और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनकी कोशिश होती थी कि भले ही कंपनी को मुनाफा कम हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग कैसेट्स खरीदें और नए म्यूजिक का आनंद लें। धीरे धीरे टी सीरीज कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम जैसे टैलेंटेड कलाकारों को लोगों के सामने रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी चांस दिया कि वो अपने टैलेंट को सबके सामने रख सके। यह उस दौर में संगीत की दुनिया में एक नया प्रयोग था, जिसे गुलशन कुमार कर रहे थे और सफल भी हो रहे थे। गुलशन कुमार की कंपनी का फंडा भी यही था कि जो कलाकार पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते थे, वो आगे चलकर संगीत की दुनिया में अपना सफर अकेले तय कर सकते थे। इसीलिए वो कलाकारों को पॉपुलर बनाकर छोड़ देते थे। वो अननोन और नए टैलेंट को मौका देते थे। जिन नए संगीतकारों को गुलशन कुमार ने चांस दिया, उनमें नदीम श्रवण नाम की एक जोड़ी थी जो बहुत अच्छा संगीत देती थी। फिल्म आशिकी के गाने आज भी लोगों की जुबान पर है, जिसका संगीत इसी जोड़ी ने दिया। इसमें नदीम सैफी को गाने का भी शौक था, लेकिन सुरों पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं थी। यही वजह थी कि गुलशन कुमार उनके गाए हुए गानों से किनारा कर लेते थे। लेकिन नदीम को ऐसा लगता था कि गुलशन कुमार जानबूझकर उनके गानों को प्रमोट नहीं करना चाहते। हालांकि एक बार गुलशन कुमार ने उनकी दोस्ती और पुराने साथ जैसे गानों को प्रमोट किया, लेकिन पब्लिक में उसका रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी को घाटा हो गया। इसके बाद गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया। साथ ही वो उसके राइट्स भी नहीं खरीदा करते थे। उस समय टी सीरीज म्यूजिक की दुनिया का इतना बड़ा नाम हो चुका था कि वो जिस नए म्यूजिक पर अपना हाथ रख देता था, वो रातों रात सुपर हिट हो जाता था।
जिसे वो इग्नोर कर देता था, उसके संगीत की दुनिया में चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। लेकिन नदीम इस बात को समझ नहीं पाए कि उनके गानों में दम नहीं है। उन्हें लगा कि गुलशन कुमार जानबूझकर उनका करियर तबाह करना चाहते हैं। साल 1996 का वो दौर जब अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर प्रेशर रहता था। अक्सर बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन के ऊपर सिक्योरिटी मनी देने का दबाव होता था और ये दबाव अंडरवर्ल्ड की तरफ से था। कुल मिलाकर अवैध वसूली का यह धंधा अच्छा खासा चल रहा था। जिसने पैसे देने से मना किया उसका गेम बजा दिया जाता था। गुलशन कुमार भी इस प्रेशर से अछूते नहीं थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की टीम मुंबई में रहकर भी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करती थी। गुलशन कुमार से पैसे वसूलने का जिम्मा अबू सलीम पर था। ये बात रिकॉर्ड से बाहर की है। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने एक बार अबू सलीम को पैसे दे भी दिए, लेकिन इसके बाद अबू सलीम ने गुलशन कुमार को नदीम को प्रमोट करने का प्रेशर बनाया और 10 करोड़ रुपयों की भी डिमांड की। गुलशन कुमार ने साफ साफ कह दिया कि नदीम फ्लॉप है, उसे प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही गुलशन कुमार ने पैसे देने से भी मना कर दिया। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक फोन आया जिसमें अबू सलीम उधर से कह रहा था कि तुम ना तो नदीम को प्रमोट कर रहे हो, ना ही पैसे दे रहे हो। इसके साथ ही गुलशन कुमार को जान से मारने की धमकी भी मिली। गुलशन कुमार ने यह बात अपने भाई को बताई तो उसने पुलिस में जाने की सलाह दी, लेकिन गुलशन कुमार बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। अबू सलीम का एक बार फिर फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो, आगे अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। इस तरह की धमकी सुनने के बाद भी गुलशन कुमार डरे नहीं और कुछ बातचीत के बाद 12 अगस्त 1997 की वो तारीख आ ही गई। गुलशन कुमार मुंबई स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए गए। उस दिन उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। वो अक्सर उस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाया करते थे और हत्यारे ने इस बात की रैकी कर ली थी। वो जानते थे कि आज गुलशन कुमार के साथ उसका बॉडीगार्ड भी नहीं है। मंदिर से बाहर निकलते ही हत्यारे ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 16 गोलियां गुलशन कुमार पर चली। गुलशन कुमार के साथ साथ उनका ड्राइवर भी था। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। गुलशन कुमार को अस्पताल ले जाया गया, पर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। गुलशन कुमार की बॉडी को दिल्ली लाया गया और वहीं उनका फ्यूनरल भी हुआ। उनके अंतिम संस्कार में वो तमाम लोग शामिल हुए जिन्हें गुलशन कुमार ने बनाया, लेकिन नदीम गायब था क्योंकि वो यूके भाग चुका था। पुलिस सक्रिय हुई और उसने गुलशन कुमार के तीनों शूटर्स को अरेस्ट किया। इनमें जावेद रफीक और दौड़ मर्चेंट प्रमुख थे, जो अब दाऊद इब्राहिम के खास हो गए। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि मई 1997 से ही गुलशन कुमार को टपकाने की साजिश चल रही थी। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के दुबई स्थित ऑफिस में एक मीटिंग हो रही थी, जिसमें अबू सलीम के साथ साथ अयूब नाम का एक और गैंगस्टर भी था, जिसमें यह बात सामने आई कि गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहा है। वो ना तो पैसे देता है और ना ही नदीम को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा एक और व्यक्ति का नाम सामने आया। उस समय टी सीरीज के कॉम्पिटिटर्स में टिप्स कंपनी का नाम भी शामिल था और इसके मालिक रमेश तौरानी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही शूटर्स को 25 लाख रुपए दिए थे। इस प्रकार गुलशन कुमार की मर्डर मिस्ट्री में कई एंगल सामने आए। जब अदालत का फैसला आया तो केवल एक मेन शूटर को ही उम्र कैद की सजा हुई, बाकी सभी सबूत के अभाव में बरी हो गए। विशेष रूप से नदीम और अबू सलीम की तलाश पुलिस को थी। नदीम पर भारत सरकार कोई ठोस सबूत साबित नहीं कर पाई, इसीलिए यूके की तरफ से उसे भारत नहीं भेजा गया। अबू सलीम को पुर्तगाल से पकड़ा गया। उसे भारत सरकार अपने देश लाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसे फांसी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अबू सलीम पर गुलशन कुमार की हत्या करवाने को लेकर कोई मामला ही दर्ज नहीं था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सही समय पर पुलिस कंप्लेंट ना करके गुलशन कुमार ने गलती की, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, भले ही गुलशन कुमार इस दुनिया में नहीं, लेकिन टी सीरीज आज भी भारत की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है। वैष्णो देवी के मंदिर में उन्होंने जिस भंडारे को शुरू किया वो आज भी चल रहा है। आज उनकी कंपनी को उनका बेटा भूषण कुमार और बेटी तुलसी चला रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।